हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके मौज मस्ती चैनल पर आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सबों को पता होगा, जो भी नया स्टूडेंट है तो उन सबको पता होगा कि इससे पहले जो है सीरियल नंबर से 61 तक क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए थे हिस्ट्री का। और इसके बाद जो है 62 से क्वेश्चन हम लोग जो है प्रारंभ करेंगे। तो जितने भी भाई बहन इस चैनल पर जो भी नया स्टूडेंट जो है आए हुए हैं, नया स्टूडेंट जो भी है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोगों को जो है ना हिस्ट्री से संबंधित जो है क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा और समझने की कोशिश आप लोग कीजिएगा कि इसका ये इतने ईस्वी में हुआ था, ये हुआ था। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं उन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत करता हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो जो भी नया स्टूडेंट है तो उन सबको मेरा आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी पुराना स्टूडेंट है उन सब से मेरा आग्रह है कि आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए समय बर्बाद न करते सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। 62 से निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है। देखिए पाटलिपुत्र के बारे में किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर जो है इसका फैहान, सी ऑप्शन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। फैहान ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा कि इसे संसार का मनुष्य नहीं बना सकते, अपितु यह देवताओं द्वारा बनाया बनाया लगता है। पाटलिपुत्र का जो दृश्य देखा ना दोस्तों, तो फैहान ने कहा है कि इसे पाटलिपुत्र का जो दृश्य जो है ना, इसे मनुष्य, दुनिया कोई मनुष्य नहीं बनाया हुआ, ये जो है ना देवताओं द्वारा बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख अशोक के समय का सबसे लंबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। मेगास्थनीज ने जाति प्रथा के कितने वर्गों में उल्लेख किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी, 7। मेगास्थनीज ने जाति प्रथा का उल्लेख 7 वर्गों के रूप में किया है। 7 वर्गों में दार्शनिक, कृषक, शिकारी या पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक, ये 7 जो है जाति प्रथा है। इन जातियों में किसानों की संख्या सर्वाधिक अधिक है। इनमें सबसे ज़्यादा किसानों की संख्या अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक से घिरा वृक्ष का प्रतीक निम्नलिखित में से किस पर मिलता है। तो दोस्तों आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा देना और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मेरा वीडियो में किसी भी तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ जो है तथ्य, कुछ अगर शब्द गलत है, तो आप जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि मैं इस स्टेट से हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का जो है सिलेबस में परेशानी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखना और साथ में किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम दोस्तों ज़रूर इनबॉक्स में लिखना, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देते हैं। वैदिक से घिरा वृक्ष का प्रतीक निम्नलिखित में से किस पर मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्यकालीन आहत सिक्कों पर। वैदिक से घिरा वृक्ष मार्यकालीन आहत सिक्कों पर मिलता है। जो वैदिक कालीन का जो सिक्का है ना दोस्तों, आप जो है ना उस सिक्के के ऊपर में देखिएगा, जो चित्र होगा ना उस पर जो है आपको जो है वृक्ष का जो है ना उस पर चित्र दिखाई देगा वह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वह हमारे शासक जिसने यूनानी से अपनी राजसभा को लिए एक दार्शनिक की मांग की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, बिंदुसार। बिंदुसार बिंदुसार ने सीरियाई नरेश से 3 वस्तुओं की मांग की थी। प्रथम पीठी मंदिरा, दूसरी सूखी अंजीर तथा तीसरी एक दार्शनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सूची 1 तथा सूची 2 को साथ सुमेलित कीजिए। यानी सूची 1 का जो इसके जो है ना इसको बोल रहा है, इससे सुमेलित कीजिए यानी मिलान कीजिए इस तरह से। तो चलिए देखते हैं इसका। देखिए दोस्तों इसका जो है एक सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो है इसका हो जाएगा अशोक। सांची का स्तूप इसका हो जाएगा अशोक। और इसके बाद जो है पुरुषपुर का पोगड़ा, पुरुषपुर का पोगड़ा हो जाएगा आपके खरवेल दूसरा। इसके बाद है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है दोस्तों,
तो हाथी गुफा अभिलेख जो है दोस्तों, सॉरी, ये जो है ना हाथी गुफा अभिलेख जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा। और पुरुषपुर का पोगडा जो ये ना है ऑप्शन नंबर ए होगा, कनिक्स। एक बार फिर से आप लोगों को सही सुमेलित करके दिखा देते हैं। तो इसका एक का ऑप्शन होगा तीसरा, ठीक है। और पुरुषपुर का पोगड़ा होगा ऑप्शन नंबर पहला। और ये जो है हाथी गुफा, तो हाथी गुफा का आंसर हो जाएगा खड़वेल। इसके बाद है सिनकोट अभिलेख। सिनकोट अभिलेख जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 4, मीनांडर। तो यही है इसका सही सुमेलित। अब देखिए इसका जो है ना स्मारक और बनाने वाले शासक का नाम एक बार देख लेते हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, जो अशोक ने बनवाया था। इसके बाद पुरुषपुर का पोगोडा कनिक्स ने बनाया था। हाथी गुफा अभिलेख खड़वेल ने बनाया था। सिंगकोट अभिलेख जो है मीनांडर ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इसमें भी देख लीजिए सही सुमेलित करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो इसका जो है इसका देख लीजिए सही सुमेलित क्या है, सुमेलित कीजिए। और गुप्तचरों का प्रकार और उनके कार्य। गुप्तचर में जो कार्य किए थे वही सब इसमें जो है बताने के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए, देखते हैं गुड पुरुष। गुड पुरुष का जो है इसका जो हो जाएगा इसका जो है, चलिए सही सुमेलित जो है करके ही छोड़ते हैं आप लोगों को। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा पहला का गुड पुरुष जो है गुप्तचर दूत का से तीसरा। और इसके बाद जो है संस्था जो है आपको हो जाएगा ये स्थिर गुप्त। संस्था जो है स्थिर गुप्तचर था। और संचार जो है, संचार का हो जाएगा आपको गणितकाय। संचार का हो जाएगा आपको, सॉरी ये गणितकाय नहीं, ये गणितकाय के इधर इधर आ जाएगा। भ्रमण किन गुप्तचर। इसके बाद है रूपजीवी का होगा एक पहला गणितकाय। तो अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। गुड पुरुष कौटिल्य के अर्थशास्त्र से गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा जाता था। दूसरा है संस्था में जो है गुप्तचर जो एक ही स्थान पर संस्थाओं में संगठित होकर रहते। संस्था क्या था, पहला जो एक ऐसा जगह था वहाँ पर जो है ना एक ही जगह पर जो है ना आप एकत्रित भाके रह सकते, उसको संस्था बोलते थे। संचार जो गुप्तचर जो एक साथ से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए कार्य करते थे। संचार मतलब क्या होता था, एक स्थान से दूसरा जगह जाकर आप सूचना संपर्क ये सब जो है ना पत्रकार के रूप में आप कर सकते, उसको संचार बोलते थे। रूपजीवी का देख लीजिए, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपजीवी कहलाती थी। अब देखिए वेश्यावृत्ति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से मौर्यकालीन में प्रचलित विनिमय का माध्यम क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, पन। मौर्य साम्राज्य में अधिकारियों को वेतन पन के रूप में मिलता था। सबसे अधिक वेतन मंत्रियों को 48,000 पन यानी 4,800 पन मिलता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के मध्य पक्ष के पद का प्रावधान है। इसमें जो व्याख्या जो है सही सुमेलित करने के लिए बोल रहा है कि व्याख्या इसका सही है या गलत है। ए में ये, इसके बाद दूसरा है राज बड़े पैमाने पर व्यापार में लगा था, कूट। तो इसके बाद देख लीजिए हम ऑप्शन जो है कथन ये और आर दोनों सही है, तथा आर ये की व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं है, इसमें ये दिया हुआ है। इसके बाद जो है ये गलत है। कथन ये और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों बी का। इसके बाद जो है ये बिल्कुल सही है। के बाद है कथन ये सही है किंतु आर गलत है, ये गलत दिया हुआ है। इसके बाद कथन ये और ये गलत है किंतु आर सही, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पन अध्यक्ष का वर्णन मिलता है। कारखाना में बनी वस्तुओं पन अध्यक्ष के नियंत्रण में बाजारों में बेची जाती थी। इस समय भारत का व्यापार सीरिया, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों में होता था। भारत का व्यापार उस समय कहाँ होता था, तो सीरिया, मिस्र और अन्य देशों में जो है ना होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 71, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें बोल रहा है कि युग्म जो है ना कौन सही सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 14वें शिलालेख धम्म के विभिन्न सिद्धांत नहीं थे। ये 14वें शिलालेख धम्म के विभिन्न सिद्धांत नहीं था। 7वां शिलालेख शिलालेख की पुष्टि परिवृष्ट है, ये सही है। इसके बाद है भाब्रू शिलालेख अशोक नवीन प्रशासन, ये भी सही है। इसके बाद है अशोक के जो है शासनकाल में भाब्रू शिलालेख का अभी भ्रमण हुआ था। बराबर गुफा अभिलेख अशोक के असंहिता में हुआ था। के बाद 13वें शिलालेख में धम्म विजय की चर्चा करते हुए अशोक कहता है कि देवताओं का प्रिय धम्म विजय को सबसे प्रमुख समझता। यह विजय उसने अपने राज्य में तथा सब सीमांत प्रदेशों में 600 योजना तक, जिसमें अंत्योग नामक यवन राजा तथा अन्य 4 राजा तुरमय, अंतकिनी, मांगा और अलिक सुंदर तथा कनिष्क और चोल, पांड्या और तर्मपानी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ। संस्कृत का जो है प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ना बी, गिरनाल में जो है ना संस्कृत का जो है पहला स्तूप मिला है। तो चलिए देखिए 150 ईस्वी में, 150 ईस्वी में आप सोच लीजिए कब की बात है दोस्तों। 150 ईस्वी अभी कितना चल रहा है 2021 आप बताइए। 150 ईस्वी में लिखे गए रुद्र दमन का जूनागढ़ गिरनाल शिलालेख पहला बड़ा शिलालेख है। सबसे बड़ा शिलालेख कौन है तो ये गिरनाल शिलालेख जो है ये सबसे पहला शिलालेख है जो संस्कृत में लिखा है। ये किस किताब में लिखा हुआ है कि सबसे पहला और सबसे बड़ा शिलालेख है, तो संस्कृत के बुक में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, यह कथन इसलिए कहा गया क्योंकि, अब देखिए, क्योंकि भारत में दास प्रथा का अभाव था। बिल्कुल नहीं, गलत है ये। इसके बाद जो है भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठ पर नहीं था जैसा कि उसने ग्रीन से देखा था, बिल्कुल सही है। इसके बाद यह केवल राजा और संभंत लोगों को साथ राजधानी में घूमता था, बिल्कुल गलत है। यह उसने जनश्रुतियों के आधार पर लिखा है, बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यूनानी लेखक मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में दासों की संख्या यूनान व रोम में बहुत अच्छी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लो, अशोक के अधिकांश लेख पाली भाषा में है, इसका प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है। अशोक का जो जिस समय शासन चल रहा था अपना इंडिया में, तो उस समय जो है ज़्यादातर जो है ना लेख जो है यानी कुछ भी लिखा जाता था और कुछ पत्रकार भी लिखा जाता था, तो वो किस भाषा में लिखा जाता था तो पाली भाषा में। इसका रीज़न क्या था तो देखिए इसमें रीज़न आपको बताते हैं। तो इसका जो है राज्य की भाषा थी, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, जी बिल्कुल सही है ये। अधिकांश लोगों द्वारा जो है ना ये भाषा पाली भाषा समझा जाता था और समझ लिया जाता था। जैसे अभी जो है अपना इंडिया में हिंदी पूरा ऑल जो है स्टेट जानता है, तो हिंदी को तो सब जान लेता है, लेकिन वही जो अपने मातृभाषा जो कोई कोई बोलता है, कोई अदर स्टेट में जाकर तो कोई नहीं समझता कि क्या बोल रहा है। अगर उसी बात को अगर आप हिंदी में बोलिएगा तो समझ जाता है आगे सामने वाला। तो वही जो है ना पाली भाषा का मेन रीज़न यही था कि अधिकांश लोगों जो है ना उस समय में जो है इस पत्र को जो भी भाषा लिखते थे ना उसको समझ जाते थे, इसीलिए जो है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी बात ये सब गलत हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा पाली भाषा थी। अशोक ने अपने अधिकांश अभिलेख पाली या प्राकृत में ही उत्कीर्ण करवाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अशोक के अभिलेख किन पालियों में लिखे मिलते थे तो अशोक जो है अभिलेख किन पालियों में लिखे मिलते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, खरोष्टी, ब्राह्मणी, ग्रीक एवं अरमाइक। तो डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। अशोक के अभिलेख ग्रीक, खरोष्टी, ब्राह्मी एवं अरमाइक लिपियों में मिलते हैं। अब देखिए 76, निम्नलिखित में से किसने मारियो का क्षेत्रीय रूप में वर्णन है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए, दिव्या वरदान। अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ तथा दिव्यवान आदि में मौर्य को क्षत्रिय माना गया है। दिव्य वरदान भी एक बौद्ध ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बात का ज्ञान नहीं होता? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर जो है ये, अशोक ने उच्च सरकारी पदों पर बौद्ध धर्म के अनुयायी को नियुक्ति किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक ने सांची के लघु स्तंभ लेख में बौद्ध संघ के फूट डालने वाले भिक्षुओं तथा भिक्षुओं को चेतावनी दी थी कि कोई भी संघ भेद करेगा तो उसे श्वेत वस्त्र पहनकर अयोग स्थान पर रखा जाएगा। यानी श्वेत मतलब उजरा जो है वस्त्र पहन के उसके जो है ना अयोग स्थान जो जहाँ पर कोई नहीं वहाँ पर आपको रखा जाएगा। अशोक ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि सरकारी पदों पर बौद्ध धर्म के लोगों की नियुक्ति किए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उन राजकीय अंगारों का उल्लेख है जिनकी स्थापना ईसा पूर्व समय में दुर्भिक्षु की विपत्ति को निपटाने के लिए की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो है ना दोस्तों डी सही हो जाएगा। सोहगोड़ा एवं महास्थानगण फलक अभिलेख। अब देखिए सोहगोड़ा और महास्थानगढ़ फलक अभिलेख में दुर्भिक्ष के अवसर पर राज्य द्वारा राज्य कोष्ठ गार्ड से अनाज वितरण का वर्णन मिलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अशोक ने कहा चोल परने केरल पुत्र और सत्य पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्ति के रूप में उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना शिलालेख 2 में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल पांड्य केरल पुत्र और सत्य पुत्र का पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख है। ये सभी तमिल राज्य थे, तमिलनाडु के थे और उसके राज्य से बाहर थे। निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? जिसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूना अभिलेख से बात होता है कि इसमें शासन काल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय हुआ था तथा अशोक के समय इससे नहरें निकाली गई थी। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर इस वीडियो को देखने से कुछ सीख मिलता है तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन जाए और आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें और सबसे पहले आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए जो है बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए निम्नलिखित में से कौन अशोक शासन काल से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डायोनिसस। अब देखिए मिस्र के राजा टलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसिस नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। आज का ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक असहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी, द्वादश शिलालेख। अशोक के द्वादश शिलालेख में धार्मिक संहिता एवं सर्वधर्म संभव की अवधारणा का उल्लेख हुआ है। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर जो भी नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करना दोस्तों कि वीडियो में किस चीज़ का कमी है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करना। बस आज के लिए इतना ही। पीके मौज मस्ती चैनल के सदस्य को दे दीजिए इजाज़त, बाकी बात कल मिलते हैं फिर। ओके बाय।